आज हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। क्या पढ़ेंगे? अलाउद्दीन खिलजी का इतिहास। ठीक, तो अलाउद्दीन खिलजी गुलाम वंश को समाप्त करके, क्या गुलाम वंश को समाप्त करके कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को, गुलाम वंश को समाप्त करके 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन खिलजी ने एक नए वंश की स्थापना की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? खिलजी वंश कहते हैं। तो गुलाम वंश को समाप्त करके खिलजी वंश की स्थापना की गई थी। तो खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक, जलालुद्दीन, आगे हम लोग पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो था, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। जो अलाउद्दीन खिलजी था यह जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और क्या था? दामाद था। क्योंकि किसने? जलालुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। किससे कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। ठीक, इसीलिए क्या था? दामाद था। और चाचा मतलब क्या था? जलालुद्दीन क्या था? इसका चाचा था। क्या था? चाचा। तो भतीजा हुआ है। यह जलालुद्दीन के शासनकाल में, अलाउद्दीन जो खिलजी था यह जलालुद्दीन के शासनकाल में कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। जो अलाउद्दीन खिलजी था यह जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में कड़ा मानिकपुर कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद साइड। कहाँ पर? इलाहाबाद में कड़ा मानिकपुर पड़ता है। तो वहां पर कड़ा मानिकपुर में जो अलाउद्दीन खिलजी था वहां का यह सूबेदार था। कौन सूबेदार था? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका पूरा नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या पूरा नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। यह तुर्क जाति से था। क्या? तुर्क जाति से था। पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ठीक किस जाति से था? तुर्क जाति से था। तुर्क जाति से। इसका जन्म कब हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी का जो जन्म हुआ था 1250 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1250 ईस्वी में। कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, लेकिन लिखा गया, इतिहासकार लोग लिखते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था? 1250 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम क्या था? सहीबुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम क्या था? सहीबुद्दीन खिलजी था। और अलाउद्दीन खिलजी के पत्नी का नाम क्या था? कमला देवी। क्या नाम था? कमला देवी। अलाउद्दीन खिलजी का बेटे का नाम क्या था? मुबारक शाह खिलजी या मुबारक शाह। आगे हम लोग पढ़ते हैं। जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। तो उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अर्थात उसके चाचा ने उसे दक्षिण भारत के अभियान के लिए उसको भेजते हैं। किसको भेजते हैं? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी जब भारत के दक्षिण अभियान के लिए निकलता है तो क्या होता है? यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा, दक्षिण अभियान के समय देवगिरी के राजा कौन थे? रामचंद्र देव। देवगिरी के राजा थे रामचंद्र देव को हरा करके अपार धन संपदा को प्राप्त करके। देवगिरी राजा कौन थे? रामचंद्र देव। उनको हरा करके अपार धन संपदा को प्राप्त करके अपने चाचा से मिलने के लिए कहाँ आता है? कड़ा मानिकपुर। वह देवगिरी के जो राजा थे दक्षिण अभियान के समय, अलाउद्दीन खिलजी जो था, देवगिरी के राजा कौन थे? रामचंद्र देव। उनको हराया और वहां से अपार धन संपदा प्राप्त किया। जो उसमें से अपार धन संपदा प्राप्त किया, उस धन संपदा में से कुछ बहुत सारी धन संपदा अपने पास रख लिया और कुछ संपत्ति अपने चाचा को देने के लिए उनको इलाहाबाद के काम हुआ कड़ा मानिकपुर गंगा के किनारे बुलाता है। और गंगा के किनारे जैसे बुलाता है उनसे मिलने, उनका भेंट होता, क्या होता है? दोनों का मिलन होता, दोनों मिलते हैं। वहां पर क्या होता है? गले मिलते हैं। तो गले मिलते समय अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का अपने नखशिख से क्या कर दी? हत्या कर देती है। किसके लिए? सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के राजा को हरा करके अपार धन संपदा प्राप्त करके क्या कहा था?
कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद आता है और वहां पर अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पर बैठता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। वही कहा गया है। और इलाहाबाद में गंगा के किनारे 1296 में जलालुद्दीन की अपने नक्सिक से हत्या कर देता है। इसके बाद वो क्या होता है? गद्दी पर बैठने के लिए क्या होता है? बैठने के लिए उत्साह होता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो होता क्या है, क्योंकि इसने अपने चाचा को ही मार दिया था, इसके लिए क्या होता है, जो उसके साम्राज्य में जलालुद्दीन खिलजी के साम्राज्य में क्या होता है, बहुत सारा विद्रोह होने लगता है। ठीक, जब इसको विद्रोह होने लगता है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह लगते हैं, तो उसने क्या किया, उस विद्रोह को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी उस विद्रोह को दबाने के लिए 4 प्रकार के अध्यादेश जारी किए। 4 प्रकार के अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश मतलब क्या था? अध्यादेश जारी कर देंगे तो लोग मिलेंगे नहीं, जब लोग मिलेंगे नहीं तो वहां पर क्या, हमारे बारे में कोई कुछ बोलेगा नहीं। तो वही बात, क्या अध्यादेश थे? पहला क्या था? दान व उपहार व पेंशन में दी गई भूमि वापस ले ली गई। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इसके पहले किसको, किसानों को या जमींदारों को जो भूमि दान में दी गई थी, जो भूमि दान में या उपहार में दी गई थी, उन सभी भूमि को किससे, किसानों से और जमींदारों से वापस ले लिया। ठीक, जब उनके पास संपत्ति नहीं रहेगा तो लोग मीटिंग करेंगे ही नहीं। ठीक, तो पहला एक था। दूसरा, अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना गठन किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना की। इससे क्या हुआ, जो गुप्तचर होते थे वह जाके जहाँ लोग बैठते थे, जहाँ मीटिंग होती थी वहाँ जाकर बैठते थे और वहाँ सुनते थे कोई अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो बात नहीं कर रहा है, और जो बातें करते थे वह अलाउद्दीन खिलजी को क्या मिलती थी, सूचना मिल जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अच्छे गुप्तचर विभाग की स्थापना की अपने साम्राज्य में। ठीक, विद्रोह को कम करने के लिए। अगला क्या हुआ, शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना दिमाग लगाया और अपने साम्राज्य में जो भी शराब की दुकानें थी, जो भी भांग की दुकानें थी, जो लोग जुआ खेलते थे, सब पर रोक लगा दिया। अर्थात जब लोग भांग नहीं पिएंगे जी या जुआ नहीं खेलेंगे, जुआ खेलने में लोग क्या होता है, लोग एकत्रित होते हैं। जब लोग एकत्रित नहीं होंगे तो हमारे बारे में कुछ बोल नहीं पाएंगे। ठीक, तो हमारे बारे में क्या, विद्रोह नहीं होगा। अगला क्या, अमीरों एवं सरदारों के दावतों विवाहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अर्थात जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने ऐलान कर दिया कि बड़े बड़े अमीर या सरदार अपने बेटे या लड़की का शादी बड़े बड़े घराने में नहीं करेंगे। जब बड़े बड़े घराने में करेंगे नहीं तो लोग क्या, विवाह या शादी में मिलेंगे नहीं, और जब मिलेंगे नहीं क्या होगा, हमारे सामने विद्रोह नहीं खड़ा होगा। तो सब उसकी क्या थी, नीतियां थी, एक सूझबूझ क्या थी, नीतियां थी। किसकी नीतियां थी? अलाउद्दीन खिलजी की। तो पहला क्या था, दान व उपहार पेंशन में दी गई भूमि को वापस ले लेता है। अच्छे गुप्तचर विभाग के अपने साम्राज्य में गठन करता है। शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा देता है। शराब पर, भांग पर, जुआ पर आदि क्या करता है, प्रतिबंध लगा देता है। अमीरों एवं सरदारों के दावतों व विवाहों पर प्रतिबंध लगा देता है। ठीक, बड़े बड़े सरदार अमीर अपने लड़के शादी बड़े घराने में नहीं करेंगे। ठीक, ये सब उसके क्या थे, विद्रोह को दबाने के लिए नीतियां थी। किसकी नीतियां थी? अलाउद्दीन खिलजी की। हम लोग यहाँ कुछ पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पेपर में, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, कहाँ से, अलाउद्दीन खिलजी से। पहला एक प्रश्न क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना रखने की नींव रखी। पहली बार इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक होता है जिसने सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। वह जान रहा था कि अगर हम सेना को नगद वेतन नहीं देंगे, हमारे सामने क्या है, बहुत सारे लोग विद्रोही हैं। उसने क्या किया, सेना को नगद वेतन देना शुरू किया। इससे क्या होते थे, उसके जो सैनिक होते थे, सेना होते थे, सैनिक लोग होते थे, वो उससे खुश रहते थे, पसंद रहते थे। उनको मंथली सैलरी क्या दिया जा रहा था, उनको मंथली सैलरी दिया जा रहा था। इससे सैनिक प्रसन्न थे। ठीक, होता क्या है, उसने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना रखने की नींव रखी। ये अस्थायी सेना क्या होता है, इसके पहले होता क्या था, जो भी शासक होते थे, जब भी युद्ध का समय होता था, युद्ध के समय ही सेना की बहाली करते थे
और सेना को बुला लेते थे, और जैसे युद्ध समाप्त होता था सेना क्या किया था, सेना को हटा दिया जाता था। लेकिन इसने क्या किया, एक परमानेंट अस्थाई सेना रखा, अर्थात युद्ध समाप्ति के बाद उनको वेतन दिया जाता था, उनका रखरखाव किया जाता था, उनकी पूरा सुरक्षा किया था। किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके कारण ही अलाउद्दीन खिलजी, पूछा गया है कि दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल अस्थाई सेना किस शासनकाल में थी, अलाउद्दीन खिलजी शासन काल में। तो दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। तो दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल सेना किसके पास थी, अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। वह मेन रीजन क्या था, नगद वेतन देना और अस्थाई सेना रखना। इससे सेना के प्रति उसका विश्वास हो गया, सेनाओं को विश्वास हो गया, सैनिकों को विश्वास हो गया। इसलिए क्या थी, उसकी सेना क्या थे, एक विशाल सेना बन गई थी। किसकी, अलाउद्दीन खिलजी क्या बन गई थी, एक विशाल अस्थाई सेना बन गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा शासक था जिसने घोड़े को दागने तथा सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। ये क्या था, घोड़ों को दागने की प्रथा क्या थी, अर्थात कोई घोड़ा, पहले इसके पहले जो शासक होते थे उनके सेना में जो घोड़े होते थे पता नहीं चलता था किसके राजा घोड़ा है, किस राजा घोड़ा है। उसने क्या किया, अपने सैनिक में, अपने सैनिकों में, अपने सेना में जो उसके घोड़े होते थे उन घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की। इससे मालूम चलता था कि हमारे घोड़े हैं। अगला, जो सैनिक होते थे, जैसे आजकल हम लोग क्या कहते हैं, आधार कार्ड बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, उस समय जो उसकी सेना में सैनिक थे उनसे क्या लिया जाता था, उनसे पहचान पत्र, उनका फोटो लिया जाने लगा। इससे क्या होगा, हमारी अस्थाई सेना बनी रहेगी। वही है सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, उनका एक पहचान पत्र लिया जाता था, उनका एक फोटो लिया जाता था। किसका, सैनिकों का। तो वही है सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा। किसने शुरू की था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े को दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी पहली बार। आगे, अलाउद्दीन खिलजी ने वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नए कर, चरी कर और घरी कर लगाया था। किसने लगाया था, पूछा गया है कि शासक ने 2 नए कर, चरी कर और घरी कर लगाया था। चरी कर क्या था, चरी कर किस पर लगाया जाता था, दुधारू पशुओं पर। दुधारू पशुओं पर अलाउद्दीन खिलजी ने चरी कर लगाया। और घरी कर क्या होता था, मकानों या झोपड़ी पर, घरों या मकानों पर उसने क्या लगाया, घरी कर लगाया। क्या लगाया, घरी कर लगाया। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था, अलाउद्दीन खिलजी के समय कुल उत्पादन का 50%, कुल उत्पादन का 50% आधा भाग टैक्स के रूप में वसूला जाता था। आज तक किसी राजा का शासनकाल ऐसा नहीं हुआ था जिसके शासनकाल में 50% टैक्स के रूप में देना पड़ता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसके कुल उत्पादन का, जिसके शासनकाल में कुल उत्पादन का 50% राजा को देना पड़ता था। इसके पहले राजा को 1/3 देना पड़ता था। कितना, 1/3, 25% देना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसको 50% देना पड़ा। किसको देना पड़ा, अलाउद्दीन खिलजी को शासनकाल में। विशेष प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को विश्व विजेता घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप क्या बताया, विश्व विजेता घोषित किया, और उसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि से अपने आप को विभूषित किया। इसीलिए यह सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है इतिहास में किस शासक को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी के नाम से जाना जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी को। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने उसके आसपास जो मार्केट थे, जो बाजार थे, उस बाजार में उन्होंने ऐलान करवा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाजार में ऐलान करवा दिया कि जब तक मैं शासक रहूंगा, जब तक मैं शासक रहूंगा, हमारे मार्केट में, बाजार में कोई भी सामान के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। और सैनिकों को 20 वर्ष तक
सैनिकों को 20 वर्ष तक एक नियत मूल्य पर वस्तुओं को दिया जाएगा। यही था बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने सर्वप्रथम बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। इसके कारण क्या होता है, सैनिक अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? 20 साल तक कोई भी वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, कोई भी महंगाई नहीं होगी, कोई भी सामान में वृद्धि, किसी भी सामान के मूल्य वृद्धि नहीं होगी। इसके कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जो सैनिक थे, जो जनता थी, सब क्या हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे, खुश हो गए थे, ठीक, बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण। आगे अलाउद्दीन खिलजी, इसने चित्तौड़ पर हमला किया। क्या किया? हमला किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर हमला किया। वहां किसका शासनकाल था? रावल रतन सिंह का। चित्तौड़ राजा कौन थे? रावल रतन सिंह। और उनकी पत्नी नाम क्या था? रानी पद्मावती। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, वहां राजा कौन थे? रावल रतन सिंह। और रावल रतन सिंह की पत्नी कौन थी? पद्मावती। वह रानी पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन रानी पद्मावती ने क्या कर लिया? खुद जौहर कर लिया। अर्थात उसने अपने साम्राज्य में क्या किया? जौहर कर लिया। बहुत सारे लोग उसमें क्या किए? बहुत सारे लोग उसमें जौहर किए। कौन? रानी पद्मावती के साथ, ठीक, रानी पद्मावती के साथ बहुत लोग क्या किए थे? जौहर किए थे। तो ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पर? मलिक, जो रानी पद्मावती कहानी है, जो रानी पद्मावती कहानी है, यह मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी? पद्मावत ग्रंथ। कौन सा? पद्मावत ग्रंथ की रचना की है। किसने किया है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। उस पद्मावत ग्रंथ में रानी पद्मावती के बारे में विस्तार से बताया गया है। ठीक, आगे अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए, बाजार में बेईमानी को रोकने के लिए व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने की क्या की? आदेश दिया। अर्थात बाजार में यदि कोई भी व्यापारी कोई भी बेईमानी करता है तो जितना बेईमानी करेगा उसके शरीर से उतना ही मांस काट लिया जाएगा। ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसीलिए क्या? बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो बेईमानी करने वाले व्यक्ति के शरीर से जितना वह बेईमानी करेगा उतना उसके शरीर से मांस काट लेने क्या दिया? आदेश किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसे नहीं राजा था अलाउद्दीन खिलजी, सबसे मेन राजा। ठीक, आगे अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी बर्नी द्वारा रचित तारीखे फिरोज शाही मिलती है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में संपूर्ण इतिहास किसे मिलता है? बर्नी द्वारा रचित फिरोज शाही मिलता है। पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? फिरोज शाही, तारीखे फिरोज शाही से मिलती है। आइए हम लोग पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, आईएमपी पढ़ेंगे। सबसे अधिक पूछा जाता है कि दिल्ली शासकों में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुए थे। तो दिल्ली शासकों में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने सभी मंगोल आक्रमणों को परास्त किया था, सभी को हरा कर भगा दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किस शासन काल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी शासन काल में हुए थे। आगे प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। पूछा गया है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी दरबार में रहते थे। और किसने? अमीर खुसरो ने ही। पूछा जाता है कि अमीर खुसरो ने ही अलाउद्दीन खिलजी को विश्व विजेता और युग का विजेता क्या नाम से संबोधित किया था? पूछा जाता है कि विश्व विजेता और युग का विजेता किसे, इस नाम से किसको संबोधित किया गया है? अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक, जो अमीर खुसरो था, अमीर खुसरो को तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है। पूछा गया है
कि तबला और सितार का आविष्कारक किसे माना जाता है? किसको? अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो जो है यह सितार और तबला क्या है? आविष्कारक है। आगे अलाउद्दीन खिलजी का जो उत्तराधिकार, कौन उत्तराधिकार होता है? ठीक, इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? मुबारक शाह। कौन होता है? मुबारक शाह, अर्थात इसका बेटा। तो इसका उत्तराधिकारी मुबारक शाह खिलजी हुआ। जो मुबारक शाह खिलजी था वह एक पागल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। जो मुबारक शाह खिलजी था वह एक पागल प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वह दरबार में नंगे टहलने लगता था, या औरतों की साड़ी पहने था तो वहाँ टहलने लगता था। कौन? मुबारक शाह खिलजी। इससे क्या हुआ? जो लोग वहाँ दरबार में जो लोग आते थे वो अप्रसन्न थे, इससे दुखी थे। होता क्या है, वजीर खुसरो ने इसकी हत्या कर दी। किसकी? मुबारक शाह की वजीर खुसरो ने हत्या कर दी और गद्दी बैठा। कौन बैठा? वजीर खुसरो। आगे पूछा जाता है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? खुसरो खां। कौन था? खुसरो खां। तो खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? खुसरो खां। आगे पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अभियान के समय 1000 रुपए में खरीदा था। किसको? मलिक काफूर को। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनार भी कहते हैं। 1000 दिनारा भी नाम से जानते। किसको? मलिक काफूर को 1000 दिनारा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।